गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए, आज जो है ये मैं लेके आया हूँ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस। इनसे क्या है कि टॉपिक तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस का है, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस की कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इस क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। ये प्राइमरी बेसिक क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन द थ्योरी, है ना। ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। ये क्वेश्चंस असर्शन एंड रीजनिंग वाले पोर्शंस को कवर करेंगे और जी एडवांस वालों के लिए मल्टी आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी हेल्प करेंगे, है ना। तो यहाँ से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं हम बिना कोई देरी किए हुए। द बिहेवियर ऑफ ए बॉडी अंडर जीरो रिजल्टेंट फोर्स इज गिवन बाई। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फर्स्ट लॉ। अब देखो, बिहेवियर फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस क्या कहता है कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन। तो मतलब जो है कि एक्सटर्नल फोर्स उस पर अगर जीरो लगा हुआ है कोई भी, तो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो है हमारा बिहेवियर बता रहा है कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी का बिहेवियर मोशंस का है तो वो मोशन में ही रहेगा, और जो है अगर किसी भी उसका रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, है ना। और एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में घूम रही है तो पर्टिकुलर डायरेक्शंस में ही घूमती रहेगी। तो इट मीन्स द बिहेवियर ऑफ ए बॉडी अंडर जीरो रिजल्टेंट फोर्स इज डिफाइंड बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। विच सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में विच लॉ ऑफ न्यूटन्स डिफाइंड एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस का नाम जो है हमारा क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी है। तो यहीं से आपका आंसर आ जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस डिफाइन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस ही डिफाइन करता है, क्योंकि इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, है ना। तो स्टेटमेंट एक्सलेशन, ये स्टेटमेंट द एक्सलेशन इज जीरो इफ एंड ओनली इफ द नेट फोर्स इज जीरो, क्वेश्चन थर्ड में इज वैलिड। देखो, इसमें क्या है कि एक्सलेशन इज जीरो इफ एंड ओनली इफ द नेट फोर्स इज जीरो इज वैलिड। इसका भी आंसर जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखें तो एफ नेट या एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। तो इसमें मतलब क्या हो गया, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या हुआ, एम ए, है ना। तो ये जीरो है तो मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो ए क्या होगा, जीरो होगा। तो ये केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही वैलिड है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्यों वैलिड नहीं है इसको, तो ये थर्ड इक्वेशन को देखिए, व्हाई इट इज नॉट वैलिड इन न्यूटन्स जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड न होने के कारण देखो, सपोज करके चलो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से हैं, है ना। मैं सिंपल सा बता देता हूँ। एक्सलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जितने भी एक्सलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेशन मोशंस में, वो सारे के सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर किए जाते हैं। इवन आवर अर्थ इज आल्सो ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, है ना। तो सपोज करके चलो कि ये जो है ऑब्जेक्ट है और ये हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कोई कार है और एक्सीलरेटेड है और इसमें आप बैठे हुए हैं। तो आप पर कितना फोर्स लगा हुआ है, तो आपका मास, है ना, और एक्सीलरेशन ऑफ दिस कार, इस जिसको हम बोलते हैं क्या, स्यूडो फोर्स। क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स, है ना। तो स्यूडो फोर्स एक्चुअल में तो इसमें वैसे देखें, अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता, तो इस पे नेट फोर्स तो जीरो है ना। तो नेट फोर्स जीरो है तो तब तो ये इनर्शियल के लिए जो है एक्सीलरेशन जीरो होगा। लेकिन जैसे ही हम इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रख देते हैं, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के खुद की एक्सीलरेशन की वजह से उस पर नेट फोर्स लगने लगता है। तो ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन वही आ जाता है जो
एक्सीलरेशंस ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शंस अपोजिट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि acceleration is zero if and only if the net force is zero। तो ये केवल वैलिड है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए कि F इज इक्वल टू एफ नेट या एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए। तो ये जीरो हो गया तो ए मास जीरो नहीं हो सकता, ए जीरो हो जाएगा। लेकिन हम जब नॉन इनर्शियल की बात करते हैं तो नॉन इनर्शियल की बात करें तो देखो इस पर जो है एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं लगा हुआ, लेकिन इस ये एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके एक्सीलरेशंस की वजह से इसमें एक एक्सीलरेशन आ जाता है, इसमें एक्सीलरेशन आ जाता है जो इसके अपोजिट डायरेक्शंस में होगा, है ना, जो इसके अपोजिट डायरेक्शंस में होगा। ठीक, तो ये आपका स्टेटमेंट सेकंड और ये क्वेश्चन थर्ड आई थिंक इज क्लियर। फोर्थ देखते हैं, फोर में क्या है, यू मूव फॉरवर्ड व्हेन, ये तो आप समझते ही हैं, 9th क्लास से ही पढ़ते आए हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इनर्शिया ऑफ मोशन। इफ you move forward when your car suddenly comes to halt and you are thrown backward when your car rapidly accelerated, which laws, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है। तो देखिए आप मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सपोज करके चलिए कि हमारी कार है तो और यहाँ पे ये सीट है और इस पर आप बैठे हुए हैं, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी जो कार के कांटेक्ट में है तो वो तो क्या रहना चाहेगी, सडनली कम्स टू मोशंस में रहना चाहेगी फर्स्ट वाले की, इसमें देखें, है ना। लेकिन जो आपका अपर पोर्शन है ऑफ आवर बॉडी वो क्या आएगा, रेस्ट में ही रहना चाहेगा। इस वाले केस के लिए क्या है, यू मूव फॉरवर्ड व्हेन योर कार सडनली कम्स टू ऑल। अब ये कार जा रही थी किसी भी स्पीड से या एक्सीलरेटेड हो रही थी तो आपका पूरा का पूरा बॉडी जो है मोशंस में था, लेकिन कार ने जैसे ही ब्रेक लगाए तो ब्रेक लगाते ही आपका बॉडी का वो पार्ट जो कार के कांटेक्ट में है कार के साथ में ही रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन अपर पार्ट विच इज नॉट इन कांटेक्ट ऑफ द कार will want to remain in the motions because of the inertia of motions। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया, है ना। सिमिलरली अगर आप जो है सडनली स्टार्ट हो जाता है तो सडनली जो पार्ट कार आपकी बॉडी का कार के कांटेक्ट में वो सडनली मोशंस में आ जाएगा, और जो का उसके कांटेक्ट में नहीं है वो कार के कांटेक्ट में वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। ठीक है, तो न्यूटन्स ये है, यू थ्रो outer side when your car suddenly, ये भी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसको भी उसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, an object is thrown vertically upward with some velocity if the gravity is turned off, है ना, at the instant the object reaches the maximum height। तो मैक्सिमम हाइट पर इसको आप जो है रिकलेक्ट कीजिए अपनी जो है क्या बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, और अंडर ग्रेविटी जब मैक्सिमम हाइट पर ऑब्जेक्ट होता है तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब जीरो जहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट पर चला गया तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ये हाइट मैक्सिमम थी, यहाँ से किसी भी वेलोसिटी से फेंका गया था ऊपर को, तो अब मतलब जीरो वेलोसिटी होने का मतलब क्या हुआ, वेस्ट में आ गया, क्या आ गया, रेस्ट में। अब हमने यहाँ पे पहले तो जैसे ही रेस्ट में आता है तो ग्रेविटी ऐसे लगी हुई थी, लेकिन ग्रेविटी को ऑफ कर दिया तो रेस्ट में ही रहेगा, ऑब्जेक्ट विल एट रेस्ट, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन, इट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशंस। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस को ही हम जो है फंडामेंटल लॉ ऑफ मोशंस भी बोलते हैं, लिख लीजिए या फिर याद रखना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस को ही हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ मोशंस भी बोलते हैं, इसको लोकल लॉ भी बोलते हैं, लोकल लॉ। लोकल लॉ क्या कहते हैं कि इसको जो है हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे तो अप्लाई करते ही हैं, ऑब्जेक्ट अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या बॉडी पार्टिकल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो वहां पे तो अप्लाई होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी अप्लाई किया जा सकता है और होता है ना, स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट लेके, क्लियर। तो इसे ही हम लोकल लॉ भी बोलते हैं।
द क्वांटिटी ऑफ मोशंस ऑफ अ बॉडी इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए मास से यहाँ कोई मतलब नहीं है, स्पीड का भी बॉडी का है, तो बॉडी में जो है ये लीनियर मोमेंटम आता है, लीनियर मोमेंटम p से रिप्रेजेंट किया जाता है और आप डिफाइन करते हो f इज इक्वल p इज इक्वल टू mv। स्पीड से तो मोशंस का तो मोशन वो है क्या है, मोशंस में हमारी मतलब जगह दोनों ही होनी चाहिए, डायरेक्शंस भी होनी चाहिए और जो है मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। तो वेलोसिटी है, लीनियर मोमेंटम है, मोशन कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका मास भी मूवमेंट कर रहा होगा, तो मैं वेलोसिटी को भी कंसीडर नहीं कर सकते, तो लीनियर मोमेंटम क्या है हमारा, द क्वांटिटी ऑफ मोशंस ऑफ अ बॉडी इज बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, याद रखना लीनियर मोमेंटम सर्टेन। अब देखिए इसी से तो जो है न्यूटन्स का बैलेंस जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आता है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशंस आता है, सॉरी, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस का ही स्टेटमेंट लीनियर मोमेंटम के ऊपर है। तो बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी व्हिच रिप्रेजेंट्स द मोशंस ऑफ एनी पार्टिकल इज लीनियर मोमेंटम। एट ए सर्टेन, क्वेश्चन नंबर 9, at a certain particle, sorry, a certain particle undergoes erratic motions at every point, तो लीनियर मोमेंटम के बारे में है ये। तो लीनियर मोमेंटम देखिए, लीनियर मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू mv, है ना। m हमारे यहाँ पे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, v वेलोसिटी है जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। लीनियर मोमेंटम भी हमारा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शंस वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शंस होती है ना। अब जैसे जैसे इरेक्टिक मोशंस में ऐसे ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, तो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन इस पॉइंट पर भी इधर ही रहेगी, इस पॉइंट पर इधर आ जाती है तो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन भी इधर ही रहती है, तो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो इसमें देखिए द सेम यही आ गया पहला, फर्स्ट, है ना। अब है inside a railway car a plumb bob is suspended from the roof and a helium filled balloon is tied by a string to the floor of a car when the railway car accelerates to the right, then देखो इसमें क्या है, आपको ये ऑप्शन देखिए, पहले तो ऑप्शन पढ़ लीजिए। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हीलियम एयर में, रेलवे कार है तो कार के कंपार्टमेंट में कुछ ना कुछ तो एयर होगी ही, तो हीलियम जो है एयर से लाइटर होती है या हेवियर होती है, लाइटर होती है, गुड। हीलियम हमारी एयर से क्या है, वेट की कंसिडर में चलें, मास की कंसिडर में चलें तो लाइटर है ना। अब जब जो है बैलून होगा, बैलून जो है ये रेलवे कार है या कार है, समझ गए। तो यहाँ पे ये बैलून हमने बांध दिया, बैलून का बात ले रहे हैं पहले, तो बैलून बांध दिया तो बैलून क्या होगा, ये इस एयर में फ्लोट कर रहा होगा, ऊपर को जाएगा, फ्लोट करेगा, क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अब जब ये कार जो है, कार इधर एक्सलेटेड हो रही है तो इसमें भरी हुई एयर भी हमारी ऐसे ही एक्सलेटेड हो रही होगी, तो बैलून भी ऐसे ही जा रहा होगा। उस तरीके का कंडीशन समझ लीजिए कि एक वाटर रिवर में कोई जो है ऑब्जेक्ट फ्लो कर रहा है, तो उसकी जो है फ्लो की डायरेक्शन सिंपली फ्लो कर रहा है, अगर वो तो उसकी फ्लो की डायरेक्शंस कितने किधर होती है, अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ द फ्लो। तो इसी तरीके से ये है बैलून की तो डायरेक्शंस वही आ जाएगी जिस डायरेक्शंस में हमारी रेलवे जा रही, तो रेल किधर जा रही है, रेलवे कार जा रही है हमारी एक्सलेट टू राइट, तो बैलून तो एक्सलेट होगा राइट में, बैलून किधर जाएगा, एक्सलेट राइट में होगा। अब इसकी देख लेते हैं, प्लम की देख लेते हैं। तो प्लम के लिए देखिए, प्लम जो है ऐसे सस्पेंडेड किया गया, ये प्लम हो गया। प्लम का वेट जो है एयर के वेट से ज्यादा होता है, मतलब वो क्या है, लाइटर नहीं है, तो उसका जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ होगा इस डायरेक्शन में। अब इस पर एक्सेलेटेड हो रही है, इस पर, तो इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और मान लो ये ए एक्सेलेशन से एक्सेलेटेड हो रही है, तो मास है इसका m, तो इस पर जो स्यूडो फोर्स लगेगा एफ एस स्यूडो, वो किधर लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा एम ए, मतलब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाया,
इसमें हमने ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर देखिए क्या होना चाहिए, बहुत प्लम मूव्स टुवर्ड्स द लेफ्ट, ट्रेन राइट में जा रही है तो लेफ्ट में जाएगा, बैलून टुवर्ड्स द राइट। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 क्वेश्चन। व्हाट इज इन द क्वेश्चन नंबर 11? अ कांस्टेंट फोर्स F is applied on an stationary particle of mass m. The velocity attained by the particle in a certain displacement will be proportional to। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट पूछा है इसमें, प्रोपोर्शनल, एक सर्टेन पर वेलोसिटी पूछी है, सर्टेन डिस्प्लेसमेंट पर वेलोसिटी पूछी है, सर्टेन। अब देखो हमारा सर्टेन डिस्प्लेसमेंट पर वेलोसिटी इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस में क्या है, 11 में है ये, तो F इज इक्वल टू एम ए होता है, ई एम इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसी इक्वेशंस को हमारा F इज इक्वल टू हमारा आ गया एम वी डी वी बाई डी एक्स। अब देखो इसको आप जो है लिख सकते हो ऐसे, F बाई एम डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या रहा हमारा, एम वी डी वी। इस इंटीग्रेट कर दीजिए, सर्टेन डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ से हम 0 टू एक्स ही ले लेते हैं और ये वेलोसिटी हो जाएगी 0 टू वी। तो आपका एफ एक्स बाई एम आ गया और यहाँ से आ जाएगा वी स्क्वायर बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन तो क्या मिलेगा हमें, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एफ एक्स बाई एम, और इसको ये कांस्टेंट है, सर्टेन डिस्प्लेसमेंट ले रखा है तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, 2 कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट फोर्स दे रखा है क्वेश्चंस में, इज 1 बाई रूट एम। ये रिलेशंस आ गया, तो ये कौन सा रिलेशंस है हमारा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन रहा, फोर्थ ऑप्शन रहा। अब 12th देखते हैं। निकालने का तरीका ये है, एक्सीलरेशंस को हम जो है वी डी वी बाई डी एक्स डी लिखते हैं। अब फोर्स है ना, ये अब है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि अ फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, वेलोसिटी पूछी है सर्टेन टाइम पर। तो देखो दोनों क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए, 11 एंड 12 एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, याद ध्यान रखना इस तरीके के क्वेश्चंस। इसमें वेलोसिटी पूछी है एट ए सर्टेन डिस्प्लेसमेंट और यहाँ वेलोसिटी पूछी है एट ए सर्टेन टाइम इंटरवल। तो सर्टेन डिस्प्लेसमेंट का केस हो तो फॉर्मूला हमारा ये होगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस ये वाला होगा, और सर्टेन डिस्प्लेसमेंट टाइम का केस हो तो ये हो जाता है एफ इक्वल टू वो जो है हमारा एम डी वी बाई डी टी, है ना। तो यहाँ से आप जो है सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका क्या आएगा, एफ बाई एम डी टी इज इक्वल टू डी वी। इसको भी इंटीग्रेट कर दोगे, सर्टेन टाइम 0 टू टी, और इसको भी 0 टू वी। तो ऊपर आ जाएगा ये वाला आ जाएगा हमारा एफ बाई एफ टी बाई एम इंटू वी। तो आप देखिए ये जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड सर्टेन टाइम, ये भी कांस्टेंट हो गया, तो इट मींस v इज रेसिप्रोकल टू m, v इज रेसिप्रोकल टू m। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? तो ये ध्यान देने की बात है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। दो फॉर्मूले हैं आपके जो है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस को दो तरीके से लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का केस हो तो ये लिखा जाता है एफ इज इक्वल टू, कैसे लिखा जाता है, एफ इज इक्वल टू एम वी डी वी बाई डी एक्स, और टाइम वाला केस हो तो कैसे लिखा जाता है, एम डी वी बाई डी टी। क्लियर? ये है थर्ड क्वेश्चन। देखिए, अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन a1 in a body of, and the same force produces an acceleration a2 in another body. If the two bodies are combined and the same force is applied on the combinations, the accelerations। तो देखो इसमें क्वेश्चंस को समझिए, मैं इसको यहाँ पर नीचे करता हूँ, नीचे पेज पे क्वेश्चन नंबर 13, चलो यही ले लेते हैं, इसको आगे ऐसे एक्सटेंड कर लेंगे इस तरीके से। 13 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिख ही रहा है ना। तो इसको थोड़ा और स्पेस बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या कह रहा है कि देखिए एक बॉडी तो ये है,
एक बॉडी हमारी ये है, ये वाली बॉडी हो गई, इसका मास हमने सपोज कर लीजिए m1 मान लिया, और इस पे जो है फोर्स F लगाया जाता है, उसकी वजह से इसमें एक्सीलरेशन a1 आ जाता है। तो इट मीन्स क्या हुआ हमारा, m1 इज इक्वल टू क्या हो गया, F बाई a1 हो गया। ठीक है, दूसरा जो है कंडीशन है, यही फोर्स जो है m2 मास के ऑब्जेक्ट पर लगाया जाए, m2 मास के ऑब्जेक्ट पर, उसमें एक्सीलरेशन a2 आ जाता है। तो यहाँ से m2 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, F बाई a2, है ना। अब क्या कहता है कि इन दोनों को कंबाइंड कर दिया जाता है इस तरीके से, ऐसे m1 और ये m2 को कंबाइंड कर दिया, m2 को कंबाइंड, और सेम फोर्स यहाँ पे लगाया जाता है। इसको हमने मान लिया एक्सीलरेशन a है ना। तो ये a जो होगा हमारा क्या आएगा, a जो आएगा, a इज इक्वल टू F बाई m, और कैपिटल M इसका पूरे का सिस्टम का मास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। अब रख दीजिए यहाँ पे, तो f की वैल्यू, f तो f ही है, और m की वैल्यू क्या है हमारी, m1 प्लस m2, है ना। तो जो a आया हमारा क्या आया, f, और m1 क्या है, ये वाला m1 है, तो f बाई a1, और f2 क्या है, दिस वैल्यू f बाई a2। तो यहाँ से देखिए f डिवाइड बाई f ऊपर से कॉमन ले लेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a2 प्लस a1 ओवर a1 इंटू a2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसमें ये वाला ऊपर चला जाएगा, a1 a2 ओवर a1 प्लस a2। तो a जो एक्सीलरेशन आया हमारा क्या आएगा, a1 a2 बाई a1 प्लस a2। आप जो है इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह भी याद कर सकते हो, और एक ट्रिक बन जाएगी आगे आने वाले प्रॉब्लम्स के लिए, कि ये होगा हमारा क्या आना है, थर्ड ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इसको ट्रिक कैसे बन जाती है, ये जो है कि अगर एक ही फोर्स जो है दो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लगता है, और उनमें एक्सीलरेशंस डिफरेंट डिफरेंट एक्सीलरेशन दे देता है a1 एंड a2, अगर यही फोर्स उन दोनों ऑब्जेक्ट को मिला के लगाया जाए, तो उसमें कितना एक्सीलरेशन आएगा, a1 इंटू a2 डिवाइड बाई a1 प्लस a2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, टू कीप a particle moving with a constant velocity on a frictionless surface, an external force not necessary, इसका दो ऑप्शन लगा ही हुआ है, नॉट नेसेसरी किसी क्लास में जो कराया था तो उसमें से लगा हुआ मिल गया, है ना, सॉल्व कराते हुए बच्चों को। अब देखिए इसमें नो एक्सीलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस क्या कहता है, कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस क्या है हमारा, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, कि F इज इक्वल टू एम ए है, एम ए, और E क्या है, dv बाई dt। अब कह रहा है क्वेश्चंस में, कह रहा है कि वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, कीपिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो किसी v मतलब कांस्टेंट, और किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। तो f इज इक्वल टू m इंटू जीरो, तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया। तो क्या हुआ, जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब वो अपनी स्टेट ऑफ मोशंस को मेंटेन किए हुए रहेगा। तो ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस हो गया। तो अब जैसे अभी अभी क्वेश्चन आया था कि न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशंस ही फंडामेंटल लॉ ऑफ मोशंस है, और जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशंस आर ड्राइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस, या बेसिक लॉ ऑफ मोशन है। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को ड्राइव किया जाता है ना। तो इस यहाँ से आपने ये एग्जाम क्वेश्चंस भी हो गए, और एक चीज और मिल गई हमें कि न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस को ड्राइव कर सकते हैं। इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस क्या है हमारा, ड्राइव्ड फॉर्म ऑफ द second law of motion. Similarly, the third law of motion is also the derived or extended form of the second law of motion. ठीक, तो basic law of laws of motion, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 15 है, इधर चला गया, आपको 5 दिख रहा होगा, मैंने सॉल्व करने के लिए कर दिया था ये। इफ एक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ग्रेविटेशनल,
इन नेचर। द रिएक्शन फोर्स, देखो पहली बात तो हमारा ये समझिए कि एक्शन फोर्स ग्रेविटेशनल नेचर में है, तो रिएक्शन फोर्स भी उसी नेचर का होगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। तो मे बी इन कॉन्टैक्ट फोर्स, मे बी अ ग्रेविटेशनल फोर्स, और मे बी ये आ गया सेकंड ऑप्शन आ गया इसका। ठीक है, तो रिएक्शंस फॉर न्यूटन सेकंड लॉ थर्ड लॉ ऑफ मोशंस क्या है, एवरी एक्शंस हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। तो फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल नेचर का है, तो रिएक्शंस फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का नहीं होगा, वो भी कैसा ही होगा, ग्रेविटेशनल नेचर का ही होगा, तो वो मे भी ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, है ना। इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, एक्शन एंड रिएक्शन 60 नंबर क्वेश्चन के नेवर बैलेंस आउट बिकॉज, ये मतलब एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कभी भी बैलेंस करके जीरो नहीं करते। क्यों नहीं करते कि एक्शन एंड रिएक्शन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लगते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा कि मान लीजिए यहाँ पे ये अर्थ सरफेस पर है और यहाँ पे हमें कोई ब्लॉक रख दिया, तो ब्लॉक का वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शंस में है, ग्रेविटेशनल पुल, और ये जो है सरफेस जो है इस पर रिएक्शंस लगाएगा। नॉर्मल रिएक्शन तो इस ब्लॉक पर लगा हुआ है, लेकिन ये वेट है एम जी, इस पर तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगते हैं, इसीलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट और बैलेंस आउट नहीं करते, है ना। अगर ये एक ही ऑब्जेक्ट पर लगे हुए होते दोनों के दोनों, तब जो है एक दूसरे को बैलेंस्ड आउट कर देते, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन अप्लाई की जा सकती थी। तो इसमें देखिए थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, दो दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शंस, है ना, दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो the propulsion of a rocket is based on the principle of conservation of linear momentum, सिंपल सा है ना। दूसरा ये तो 18 देखिए, an automobile that is towing a trailer is accelerating on a level road. The force that automobile exerts on the trailer will exert the same amount of the force, Newton's third law of motion, equal to the force the trailer exerts on the automobile, first option। ठीक है, and man is standing on in the middle of a perfectly smooth island of ice, where there is no frictions between the ground and his feet under these circumstances। अब देखिए उसको आगे बढ़ना है तो पीछे को चीजें फेंकनी पड़ेंगी, पीछे वो रिएक्शन कर पीछे कर तो एक्शन उस रिएक्शन उस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा, अगर पीछे हटना है तो आगे को चीजें फेंकनी पड़ेंगी। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ही है, थूक थूक के भी हम जो है आइस सरफेस पर आगे चल सकते हैं, या फिर खांस खांस के भी बैकवर्ड डायरेक्शंस में जा सकते हैं, या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शंस में जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, नया ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इसमें, he can reach desired corners by throwing any object in the same directions, नहीं, he can reach the desired corners by throwing any object, अपोजिट डायरेक्शंस में ही जाएगा, रिएक्शंस लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शंस में लगेगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप जो है देखें, which law of Newton's reveals the underlying symmetry in the force that occurs in nature? So this is the Newton's third law of motion, which is Newton's third law of motion. Every action has its equal and opposite reactions. Underlying symmetry, uh, underlying symmetry in the force that occurs in nature. अंडरलाइन सिमेट्री क्या है, नेचर्स में आप देख लीजिए एक्शन एंड रिएक्शन ही है। सपोज करके चलिए कि हम जो है किसका लें, इधर ले लेते हैं अर्थ और सन का ही ले लेते हैं अपना। जिस फोर्स से ये सन हो गया और इसके ऑर्बिट में ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है, जिस फोर्स से ये अर्थ है और ये सन है, जिस फोर्स से सन अपने और अर्थ को खींच रहा है, उसी फोर्स से अर्थ भी सन को अपनी तरफ पुल कर रही है। तो अगर हम सन का फोर्स अर्थ पर एक्शन मानते हैं, तो अर्थ का जो है फोर्स सन पर रिएक्शन हो जाता है, बस। ठीक है, तो इस तरीके से ये अंडरलाइनिंग सिमेट्री इन नेचर इन द फोर्स अकर्स बाय, किससे हम जो एक्सप्लेन कर सकते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ
मोशन से। नाउ द क्वेश्चन इज 21। तो देखिए 21 में क्वेश्चंस में क्या है, यू होल्ड अ रबर बॉल इन योर हैंड्स एंड द न्यूटन्स थर्ड लॉ companion force to the force of gravity on the ball is the force exerted by the earth on the ball on the earth or earth on the ball। तो इसका 21 का हो गया हमारा 4। 21 का ऑप्शन इज 4। ठीक है। नेक्स्ट इज a lift is going up with a uniform velocity when the brake are applied it slows down। अब देखो इसमें ये क्वेश्चंस बढ़िया है। जैसे मान लीजिए हमारा ये लिफ्ट है और ये अब कह दे गोइंग अप विद यूनिफॉर्म, ऊपर जा रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, और अ पर्सन इन द लिफ्ट एक्सपीरियंसेस व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड स्लो डाउन्स। अब देखिए जैसे ही हम इसमें ब्रेक लगाएंगे तो इसकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी, तो रिड्यूस होगी तो इट मींस वो इस डायरेक्शन में हमने उस पर फोर्स लगा दिया, एक्सीलरेटेड हुई, ऐसा जो है। अब इसमें जो पर्सन है उसका एक्चुअल वेट तो इधर लगेगा, लेकिन इस पे सूडो फोर्स जो है एम ए इधर लग जाएगा। तो एम ए, अब जो नेट वेट है उसका, पर्सन का नेट वेट क्या आएगा, ये आएगा डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। ठीक है, एम जी माइनस एम ए। क्लियर हुआ ना। तो लेस वेट फील करेगा, तो वो वेट लेसनेस की सिचुएशंस फील करेगा। 22 का 2। क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं 23 पर। वाइल वी कैच अ क्रिकेट बॉल वी कैच इट एट द front and make the hands moves in with the ball backward. Why is that? Because of to reduce the impact or to increase the time of contact। देखिए impact क्या होता है हमारा, और impulse f dt t1 to t2, और ये चेंज इन मोमेंटम p फाइनल माइनस p इनिशियल आता है ना। तो यहाँ से इसमें देखिए हमारा जो है to increase the time of contact thereby increasing the force, no to increase the time of contact and thereby decreasing the force to increase the time of contact। अब देखो इन दोनों का इम्पल्स से ये पूरा का पूरा चीज इम्पल्स कहलाती है। इस दोनों का प्रिंसिपल जो है फोर्स, और इसका मल्टीप्लीकेशन क्या रहता है, लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे टू इंक्रीज द टाइम ऑफ कांटेक्ट, अब क्या होगा कि इसमें हम टाइम ऑफ कांटेक्ट को बढ़ा दें तो ये जो है फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक। द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम ऑफ अ बॉडी रिप्रेजेंट्स, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस का है। तो एफ नेट क्या है हमारा, इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो ये एफ नेट क्या है, नेट फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स होता है 4। फॉर्मूले पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर हुआ। 25 में देखते हैं क्या है क्वेश्चन का। 25 में अ फादर एंड हिज सन, his 7-year-old sons are facing each other on ice skates। They with their hands they push off against one another regarding the forces that acts on them as a result of his and the accelerations of experience, which of the following is correct। इस क्वेश्चंस में क्या है कि देखिए फादर और सन एक दूसरे पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, कौन से थर्ड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स तो इक्वल लगाएंगे। ये फादर लगा रहा है सन पर और ये सन लगा रहा है फादर पर। डजेंट मैटर वाह कंडीशंस भी दे रखे, उनके मासेस क्या है ना, क्या है आइस स्कैट पर है, तो इससे इक्वल फोर्सेस अप्लाई करेंगे उस पर, फादर और सन एक दूसरे पर। लेकिन फादर का में जो एक्सलेशन आएगा F1 बाई एम फादर आएगा, और एक्सलेशन ऑफ सन में क्या आ जाएगा, एक्सलेशन ऑफ सन F1 बाई मास ऑफ सन होगा। अब मास सन तो 7 years old है और फादर है उसका, तो फादर नो डाउट फादर का मास जो है ज्यादा होगा इन कंपेयर टू द मास ऑफ
son. Therefore, accelerations in the father is less than the acceleration in son because they are exerting the same force by with the help of Newton's third law of motion से हमने जो है और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एक्सेलरेशन फाइंड आउट किए. अब देखिए ये ऑप्शन देखें कहाँ पे है. फादर एक्सर्ट as much force on the son as the son exerts on the father, but father experiences less acceleration. 25 का थर्ड आ गया. ठीक है ना. 25 का थर्ड आ गया. और 26 का देखिए. स्टूडेंट initially at rest on a frictionless frozen points throws a 20 kg hammer in one direction. After throwing the hammer moves off in one direction while the students moves off in the other directions. Which of the following correctly describes the above situations? इस situations में क्या है देखिए. स्टूडेंट और हैमर के बीच में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ. कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है. जीरो है. तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एफ नेट एक्सटर्नल क्या होता है. dp बाई dt. जब ये जीरो है तो इस पूरे हैमर और स्टूडेंट्स का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा. कांस्टेंट रहेगा. लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा. तो लीनियर मोमेंटम मतलब इनिशियल लीनियर मोमेंटम माइनस फाइनल लीनियर मोमेंटम रहेगा. है ना. अब इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या है. वो तो जीरो है. और फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या है. मोमेंटम ऑफ बॉय माइनस मोमेंटम ऑफ हैमर. ये मैंने माइनस क्यों लिया कि बॉय और जो है अपोजिट डायरेक्शन दे रखी है. एक डायरेक्शन में जा रहा है और बॉय दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है. तो मोमेंटम एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है. अगर बॉय को आप पॉजिटिव ले रहे हो तो जो है इसका हैमर की जो है किधर लेना पड़ेगा. नेगेटिव लेना पड़ेगा. अब यहीं से देखिए तो इसमें ऑप्शन देखते हैं. हैमर विल हैव द सेम मोमेंटम नहीं विल हैव द मोमेंटम विद ग्रेटर मैग्नीट्यूड. तो ये तो गलत हो गया कि मोमेंटम दोनों के क्या होंगे. मोमेंटम ऑफ बॉय इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ हैमर आएगा. ठीक. तो ये ऑप्शन है कहीं पे. द हैमर विल हैव द हैमर विल हैव द मोमेंटम विद ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड. ग्रेटर मैग्नीट्यूड ये भी गलत है. दोनों के मोमेंटम सेम आएंगे. अब बात आती है काइनेटिक एनर्जी की. तो काइनेटिक एनर्जी के लिए अब देखिए काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में एक रिलेशन होता है. काइनेटिक एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. पी स्क्वायर बाई 2m होता है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय हो गई हमारा पी स्क्वायर बॉय बाई 2m बॉय. एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या होती है इसका हैमर. ये हो गया पी हैमर का स्क्वायर बाई 2m हैमर. अब इसको हम डिवाइड कर देंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय ओवर काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैमर. तो देखिए पी स्क्वायर बाई 2mb इंटू 2mh मास ऑफ हैमर ओवर पी स्क्वायर ऑफ हैमर. ये यहाँ से देखें ये दोनों बराबर थे तो ये इसको कैंसिल आउट हो गया. 2 से 2 कटा. मास ऑफ हैमर हमको दे रखा है 2 kg. तो यहाँ से 2 ओवर मास ऑफ बॉय. अब ये तो एब्सोल्यूट है. हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए कि बॉय का मास 2 से तो ज्यादा ही होगा. तो यहाँ से हमारा की बी बाई की एच क्या रहा इज लेस देन 1 क्योंकि मास ऑफ बॉय विल बी ग्रेटर देन 2. तो ये मास ऑफ बॉय ग्रेटर देन 2 से ज्यादा होगा तो ये हो जाएगी हमारा लेस देन 1 हो जाएगी. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैमर. तो क्या कंक्लूजन. बॉय की काइनेटिक एनर्जी कम होगी और हैमर की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. हैमर विल हैव द ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी. इसका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है. तो ये 26 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑफ जो है किसके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन होता है इसे याद कर लीजिए और ये वर्क पावर एनर्जी में आएगा. अगर आपने जो है मेरा वर्क पावर एनर्जी की क्लास का वीडियो देख लीजिए उसमें मैंने इसको बता भी रखा है. ठीक है. और ये एक तो रिलेशन आप 9th क्लास में ही सीख चुके हैं. दूसरा जो है क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं. अ बॉल falls towards the earth. Which of the following is correct? If the system
कंटेन्स बॉल द मोमेंटम इज कंजर्व। नहीं भाई, कंजर्व फॉल्स, जब देखिए ये अर्थ है, यहाँ बना लेता हूँ, ये अर्थ सरफेस है और यहाँ बॉल है, तो अर्थ और बॉल के बीच में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ, इन दोनों को एक हम सिस्टम कंसीडर करें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है वो इंटरनल फोर्स है इन दोनों के, अर्थ और बॉल के सिस्टम का जो है, बॉल में जो एक दोनों कोई एक सिस्टम कंसीडर कर ले तो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है वो क्या है, इंटरनल फोर्सेस है, इंटरनल फोर्स है, तो इंटरनल फोर्स की वजह से मोमेंटम में चेंज नहीं आता, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाता है ना, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है लेकिन मोमेंटम में चेंज नहीं होता, तो मोमेंटम विल कंजर्व। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन समझिए, इफ द सिस्टम कंटेन्स बॉल, केवल एक ही बॉल बॉल को ही हम सिस्टम कंसीडर कर लेंगे तब जो है ये फोर्स जो है इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगा हुआ था तो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, तो ये ऑप्शन इज रॉन्ग। इफ द सिस्टम कंटेन्स अर्थ द, फिर जो है वही फिर ये एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, ये भी सिस्टम रॉन्ग, ये हो गया। इफ द सिस्टम कंटेन्स बॉल एंड द अर्थ द मोमेंटम, ये सही हो गया, क्यों कि हमने पूरा अर्थ और बॉल को दोनों को एक सिस्टम कर लिया, तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट बिकम्स इंटरनल फोर्सेस, और इंटरनल फोर्स विल नॉट चेंज द मोमेंटम, है ना, बट इट्स चेंज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को किस तरीके से चेंज करता है, इसको आपने देखा होगा कि ओ माई गॉड मूवी देखी है, ओ माई गॉड मूवी में क्या दिखाया गया है कि इसमें एक कपल, ये मेल फीमेल भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हैं और या फिर बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड भी हैं, इस कार के अंदर है, वो कुछ एक्टिविटी कर रहे हो थे, आपने मूवी देखी होगी, एक्टिविटी कपड़े निकाल के बाहर टांग के कैसे एक्टिविटी होती है, तो ये कार डांस करती है, तो वो बोलता है आमिर खान डांसिंग कार देखी थी, तो डांसिंग कार क्यों हुई, उन दोनों के बीच में तो फोर्स तो आपस में ही तो फोर्स लगा हुआ था, और पूरा का पूरा सिस्टम ये दोनों मेल एंड फीमेल्स और बॉय एंड गर्ल्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और एक कार को एक सिस्टम कंसीडर कर लें तो इंटरनल फोर्सेज है इन दोनों के बीच में, बॉय और गर्ल के बीच में, तो एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं, तो इसका मोमेंटम चेंज नहीं हुआ लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, वो हिलने लगती है, हिलने लगने का मतलब है उसमें स्पीड आ जाती है, वेलोसिटी नहीं आती, मोमेंटम के लिए वेलोसिटी चाहिए, स्पीड से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मोमेंटम हमारा क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी होता है, यहाँ पे ये वेलोसिटी है, और काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी हाफ एम वी स्क्वायर, और ये स्पीड का स्क्वायर है, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी, जब इंटरनल फोर्सेस काइनेटिक एनर्जी को तो चेंज कर सकते हैं लेकिन मोमेंटम को चेंज नहीं करते, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखिए, a block moving in air breaks into two parts and the part separates, वही केस हो गया, एयर में जा रहा है तो दोनों, ये ब्लॉक था और ये एयर में कुछ दूरी पर जाके दो पार्ट्स में डिवाइड टूट गया, अब ये टूटा किसकी वजह से है, इसको तोड़ने वाला कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, किसकी वजह से टूटा है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से टूटा है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से टूटा है। अब इंटरनल फोर्सेस की वजह से टूटा है तो इंटरनल फोर्सेस लीनियर मोमेंटम में चेंज नहीं करते, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस में एफ नेट एक्सटर्नल कहा है डीपी बाई डी, जब ये एक्स नेट जो है कांस्टेंट जो है जीरो ही है तो इसमें क्या है, मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, तो टोटल मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व, आंसर आ गया अपने आप ही, ठीक है, 28 का फर्स्ट। रिगार्डिंग द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, अब इसमें देखिए लीनियर मोमेंटम के बारे में क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ मोशंस कंटेन्स बाय द बॉडी, बिल्कुल करेक्ट बात, जब पहले ही बता दिया था, लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज एम इनटू बी, तो मोशंस की जो क्वांटिटी है जो है केवल और केवल मोमेंटम डिफाइन करता है, एल एक्सीलरेशंस और वेलोसिटी डिफाइन नहीं करते, इससे पहला एक क्वेश्चन आ चुका है। चेंज इन मोमेंटम इज द मेजर्स ऑफ इम्पल्स, बिल्कुल इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम T1 टू T2 एफ डी टी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, अभी बताया था एक क्वेश्चन में, तो ये इसको हम इम्पल्स बोलते हैं पूरे को, ये क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है, और ये चेंज इन मोमेंटम, ये ऑप्शंस भी करेक्ट।
impulse and accelerations act in opposite directions to the change in momentum. ऐसा नहीं है, impulse and acceleration acts in the opposite directions में may be in opposite directions और may in same directions में, ये तो wrong हो गया. In case of the uniform circular motions, momentum, linear momentum is conserved. Uniform circular motions में linear momentum conserve नहीं रहता. लीनियर मोमेंट क्यों नहीं ले? लीनियर मोमेंटम में वेलोसिटी होती है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा बदलती रहती है. वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड यहाँ पे इधर डायरेक्शंस में होगी, अगर यूनिफॉर्म में तो कांस्टेंट स्पीड से जाता है, लेकिन directions of velocity continuously changes. तो directions of velocity continuously change होती रहती है, तो इसका मतलब है ये दो ही ऑप्शन सही हुए, 1 and 2. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30. क्वेश्चन नंबर 30. कंपेयर द इम्पल्स exerted on the wall by the two objects, a golf ball and a lump of mud, both having the same mass and the velocity. देखिए इसमें जो है गोल्फ बॉल जो है हमारा क्या है, उसमें इलास्टिसिटी है, उसकी इलास्टिक नेचर्स की वजह से वो बाउंस होगी. क्या होगी? बाउंस होगी. हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये वॉल है, सपोज करके चलो ये वॉल है हमारी, और यहाँ से गोल्फ बॉल आई, ऐसे ही मान लेते हैं, उसमें से इस तरीके से आके टकराई और ये फिर जो है 180 के एंगल पर इस क्या होगी, इससे इम्पल्स होगी, स्कैटर्ड हो जाएगी. सेम. तो इस डायरेक्शंस में लीनियर मोमेंटम, इसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या हुआ? mv. इसको अगर हम पॉजिटिव ले लें आई कैप, यहाँ से टक्कर के बाद में जब वो ऐसे जाएगी तो इसका लीनियर मोमेंटम, फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा आफ्टर कॉलिजन्स? mv माइनस का आई कैप. चेंज इन मोमेंटम, फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम, तो माइनस का 2mv आई कैप आ गया गोल्फ बॉल के केस में. और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से F इज इक्वल टू क्या होता है? dp बाई dt, है ना. तो इतना इम्पल्स जो है, उसने इम्पल्स पूछा है ना, गोल्फ बॉल हैविंग द इम्पल्स, और इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम होता है. तो चेंज इन मोमेंटम, इतना इम्पल्स उसने एक्सर्ट किया. लेकिन अगर हम इसकी बात करें, लंप ऑफ मड की बात करें, तो लंप ऑफ मड का क्या है कि उसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं होती है. लंप ऑफ मड आ रहा है और ये यहाँ पे आके स्टिक जो है चिपक जाएगा. तो चिपक जाने पर इसने जो है, इसके जो है लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, तो इसका भी लंप ऑफ मड का भी mv आई कैप था, लेकिन आफ्टर कॉलिजन इसका लंप ऑफ इनिशियल मोमेंटम, तो ये हो गया लंप ऑफ मड का, लेकिन फाइनल मोमेंटम लंप ऑफ मड का हो जाएगा 0. तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम माइनस mv आई कैप. तो यहाँ से जो है आपको कंक्लूजन निकला कि गोल्फ बॉल है वो तो इतना इम्पल्स दे रही है. इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, मैग्नीट्यूड 2mv, है ना. और ये जो है लंप ऑफ मड कितना मैग्नीट्यूड दे रही है? mv. तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा कि कौन जो है, किसका जो है इम्पल्स ज्यादा हुआ? गोल्फ बॉल का. गोल्फ बॉल का. गोल्फ बॉल, द गोल्फ बॉल impart the greater impulse. ये दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक. गोल्फ बॉल will impart the greater impulse, है ना. Now next question is 31 question. Two objects x and y are thrown upwards simultaneously with the same speed. The mass of x is greater than that of y. The air exerts equal resistive force on the two objects. Then x reaches maximum height, then y reaches maximum height, then x. Two objects will reach the same height. कैन नॉट से. देखो इसका आंसर भी हमारा जो होगा 31 का 1 होगा. क्या होगा? 1 होगा. जिसका मास ज्यादा है वही मैक्सिमम हाइट रीच करेगा.
ये कंसेप्ट याद रख लीजिए, नहीं तो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जिसका मास ज़्यादा है उसका ही मैक्सिमम हाइट ज़्यादा रीच करेगा। तो ये 31 क्वेश्चंस को हम जो है यहाँ सॉल्व करते हैं। एक मिनट रुकिए, चलो बाद में देख लेंगे, नीचे ले लेते हैं। 31 में मान लीजिए x का मास ज़्यादा दे रखा है ना, मास ऑफ x इज ग्रेटर देन y, ये है क्वेश्चन में। क्या है? द मास ऑफ x इज ग्रेटर देन y। तो मास में x का मान लेता हूँ, मास ऑफ x mx, और विच इज ग्रेटर देन my। अब ग्रेटर हाइट में जब भेजा जाता है तो देखो यहाँ पे x वाले का केस चल के देखते हैं। ये x वाला केस है, ये मास mx है ना, और इसको भी हमने v वेलोसिटी से ही, दोनों को ही v वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो शॉर्टेस्ट वे होगा वो एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम, तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस पर इधर लगेगा। अब ये जा रहा है कुछ वेलोसिटी से ऊपर को हमने फेंका v वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से, और वो v मान ली थी हमने। तो इस पर एयर रेजिस्टेंस भी डाउनवर्ड डायरेक्शंस में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शंस में एयर रेजिस्टेंस को f मान लिया। और हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल बिकम्स v फाइनल क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये वाला फॉर्मूला वर्क एनर्जी वाले उसमें वीडियो में दे रखा है, वर्क एनर्जी थ्योरम में। ये इसको ध्यान रखिए, और यहाँ नहीं पता तो आप यहाँ से इसको ध्यान रख लीजिए। तो नेट वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ द फोर्सेज हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ द फोर्सेज। यहाँ ऑल टाइप ऑफ द फोर्सेज क्या है? दो फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, देखिए ऑब्जेक्ट जा रहा है नीचे ऊपर को, और ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव mg hx हो गया, h हाइट तक जाता है ना। और वर्क डन बाय ये एयर रेजिस्टेंस, ये भी अपोजिट है, तो ये f hx आ गई, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे अपन, माइनस एच एक्स कॉमन ले लिया मैंने। क्या ले लिया कॉमन? माइनस का एच एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा एम जी प्लस एफ। एफ एयर रेजिस्टेंस है। देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो हाफ एम वी स्क्वायर स्पीड होती है, तो स्पीड 0 हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी हो गई हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, और वी इनिशियल हमारी क्या थी? वी कंसिडर ले ली थी, है ना। तो यहाँ से एच, ये भी नेगेटिव आ जाएगा, तो ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे। एच एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारा हाफ एम एक्स वी स्क्वायर, ये एक्स का ले रहे हैं ना, ओवर एम जी प्लस एफ। एम जी किसका है? एक्स का ही है। एम जी किसका है? एक्स का है। यहाँ पे भी इसको भी हम जो है एक्स है एम, और ये भी एम एक्स जी। तो एच एक्स हमारी क्या आई? एच एक्स इज इक्वल टू आ गया हाफ ऑफ एम एक्स वी स्क्वायर ओवर एम एक्स जी प्लस एफ। ठीक, सिमिलरली एच वाई भी कैलकुलेट कर लेंगे, और एच वाई आ जाएगी हमारी हाफ एम वी वाई वी स्क्वायर ओवर एम जी एम वाई एम वाई जी प्लस एफ। एयर रेजिस्टेंस दोनों में सेम है, क्वेश्चंस में ये कहा गया है 31, क्वेश्चन नंबर 31 है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए ये इन दोनों की हाइट्स को कंपेयर कर दीजिए, हाइट अटेन्ड बाय द एक्स एंड हाइट अटेन्ड बाय द वाई। तो यहाँ से हम जो है क्या करें, एच एक्स बाई एच वाई क्या हो गया? हाफ एम एक्स वी स्क्वायर
over mx g प्लस एफ, ऊपर चला जाएगा इसका एम वाई जी प्लस एफ वाई है ना, ओवर एम बाई जी एम बाई वी स्क्वायर, वी स्क्वायर का हाफ। देखिए वी स्क्वायर हाफ से वी स्क्वायर हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मिला हमें एम एक्स एम बाई जी इंटू प्लस हाफ ओवर एम एक्स जी प्लस एफ इंटू एम वाई। तो देखो अगर ये जो है हमें यहाँ पे ऊपर नीचे आ रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा, तो हमें मिला क्या है, एम एक्स इज ग्रेटर देन एम वाई है, ये पहले से ही है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद में एच एक्स इज ग्रेटर देन एच वाई, तो मतलब जिसका मास ज़्यादा है वही मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। ये प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें ये हो गया ऑप्शन, और एक्सप्लेनेशंस मैंने यहाँ दे दिया है इसका, लैक ऑफ 31 का एक्सप्लेनेशन ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट है 32, अ मैन ड्रॉप्स एन एप्पल इन द लिफ्ट, he finds that the apple remains stationary and does not fall, then the lift is। अब देखो इसको देखिए, समझने के लिए मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे ये लिफ्ट है, और लिफ्ट में ये ईयर जो है एप्पल को ड्रॉप करता है, ये मैन खड़ा हुआ है यहाँ से। तो एप्पल का जो कुछ भी मास होगा उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगा हुआ होगा, ठीक। अगर ये एप्पल ऊपर को एक्सलेटेड होती है तो इस पर क्या होगा, स्यूडो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शंस में लगेगा, लेके तो इसकी वजह से क्या है, इसका एक्सीलरेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस। लेकिन अगर एप ये जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तभी भी ये एम जी जो है जी एक्सीलरेशन से नीचे जाएगी, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शंस में लगेगा, है ना। लेकिन अब जो है, अब क्या होता है, ये एप्पल जो है हमारी नीचे को एक्सीलेटेड हो रही है किसी भी एक एक्सीलेशन से ऊपर को, तो इस पे सूडो फोर्स क्या लगेगा, इधर लगेगा। और अगर इस ये सूडो फोर्स एम ए इक्वल टू एम जी है ना, तो उस पे जो नेट फोर्स इधर लगना चाहिए, उसका नेट वेट जो इधर आना चाहिए, वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जीरो आने पर इस पर्सन को जो है इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगा, तो ये बॉल जो है एप्पल जो है इसको स्टेशनरी अपियर रहेगी, है ना। तो जो है ड्रॉप का केस है, तो ड्रॉप वाले में आप जानते हो कि वेलोसिटी, ड्रॉपिंग वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो वो जीरो में वहीं पे रहेगी। तो गोइंग डाउन विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशंस, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो ये आ गया ना हमारा, ये लिफ्ट जो है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से नीचे जा रही होगी, क्लियर। इंटरनल फोर्स कैन चेंज, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको डिटेल में। देखिए इस वाले में क्वेश्चंस में, ये वाले में 27 में, कि इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, है ना, बट कैन नॉट चेंज द मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी, internal forces changes the kinetic energy of the system but cannot change the momentum। काइनेटिक एनर्जी में एक्चुअल में स्पीड होती है, और मोमेंटम में होती है वेलोसिटी। अब जब इंटरनल फोर्सेस लगे हुए हैं, मैंने एग्जांपल दिया था ओ माई गॉड वाली मूवी के सीन का, उसमें एक जो है प्रेमी और प्रेमिका आपस में कपड़े निकाल के कार के अंदर कुछ कर रहे होते हैं, तो वो कार हिलती है ना। तो कार हिलती है तो उसकी स्पीड हो गई कुछ, तो उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी तो फाइंड आउट की जा सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में वो मूव नहीं हो रही, तो उसका लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। तो लीनियर मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी, नो लीनियर मोमेंटम बट नॉट काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी बट नॉट लीनियर मोमेंटम। इंटरनल फोर्सेस चेंजेस द काइनेटिक एनर्जी बट नॉट लीनियर मोमेंटम, ध्यान रखना। A man is standing on a spring platform. Reading of the spring balance is 60 kilowatt.
If the main jumps outside the platform, then the reading of the spring balance will increase. पहले इंक्रीज होगी और फिर वो जंप कर जाएगा तो जीरो हो जाएगी, डिक्रीज। देखिए जैसे ये स्प्रिंग प्लेटफॉर्म था, नीचे इसकी स्प्रिंग लगी हुई है और यहाँ पे ये मेन है, तो इसका वेट है कितना, 60 kg वेट। तो इस पे नॉर्मल रिएक्शंस भी इधर ही लगा हुआ होगा, प्लेटफॉर्म मेन पर नॉर्मल रिएक्शंस किधर लगाएगा, इधर, और वो भी हमारा कितना होगा, 60 kg वेट, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस नॉर्मल रिएक्शंस को ही मेजर करती है। नोट डाउन दिस पॉइंट, स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स द नॉर्मल रिएक्शंस। अब जब ये बंदा इस पे जंप लगाएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस प्लेटफॉर्म को पुश करेगा अपने फोर्स से। तो मान लीजिए कुछ फोर्स से एफ लगाया, एफ लगा के उसने पुश किया, तो उसका नॉर्म वेट कितना हो गया इस पे, ये, तो नॉर्मल रिएक्शंस भी ये हो गया, है ना। तो क्या हुआ कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग जो है बढ़ जाएगी, तो फर्स्ट इंक्रीजेस। अब ये जंप करके चला गया तो मैन ही नहीं है वहां पे, नॉर्मल रिएक्शंस क्या हो गया, जीरो, तो डिक्रीजेस टू जीरो। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्लियर, ठीक। अब ये 35 पे आते हैं। अ स्ट्रेचिंग फोर्स, इसमें 35 में देखिए क्या है, मैं थोड़ा इसका साइज रिड्यूस कर लेता हूं। अब मुझे यहाँ लिखने के लिए स्पेस मिल जाएगा थोड़ा सा। 35 में क्या है, अ स्ट्रेचिंग force of 10 Newton is applied at one end of a spring balance and an equal force is applied at another end at the same time. The reading of the balance is 10 Newton ही रहेगी। 10 न्यूटन कैसे रहेगी, देखिए सपोज करके चलिए ये हमारी स्प्रिंग बैलेंस है ना। आपने यहाँ पे इस पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया तो इसमें कुछ जो है रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा, और फिर आपने इधर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया तो ये रिस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप होगा वो सेम ही रहेगा, वो होता है एफ इज इक्वल टू के एक्स। के एक्स का मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स है हमारा डिस्प्लेसमेंट इन द स्प्रिंग। अब जो है मैक्स, आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाने पर ही पहले से ही उसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ गया है स्प्रिंग में, तो अब वो इस बढ़ेगा नहीं, कितना रहना है हमारा, 10 के एक्स ही रहेगा, तो नो चेंज, 10 न्यूटन ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 36, a wall is dropped from a spacecraft revolving around the earth at a height 1200 kilometers. What will happen to the wall? Wall will move, it will move with the same speed tangential to the spacecraft, will continue to move with the velocity v along the original orbit of the spacecraft. तो इसका आंसर आएगा हमारा नॉट टेंजेंशियल, फर्स्ट ऑप्शन इज देयर। कि देखो इसको समझिए, ये वही वाला केस है, लॉ ऑफ इनर्शिया से एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे आप जो है ट्रेन में से जंप लगाते हैं तो जब तक अर्थ सरफेस पर नहीं पहुंचते तो आपकी वेलोसिटी वही रहती है जो क्या है, ट्रेन की वेलोसिटी है। तो ये यहाँ पे अर्थ है और इसके एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट में घूम रही है, तो ये जो है जैसे ही बॉल ये स्पेसक्राफ्ट हो गया, इसमें से ये बॉल गिराई गई, तो ये बॉल भी इसी पाथ में जो है फॉलो करती रहेगी। क्यों, क्योंकि जब ये बॉल इस स्पेसक्राफ्ट से गिरेगी तो इसकी वेलोसिटी ये रहेगी, है ना। अब वो इस वेलोसिटी से जो है, मान लीजिए v वेलोसिटी से स्पेसक्राफ्ट घूम रहा था, तो इसकी भी वेलोसिटी क्या हो गई, v ही हो गई बॉल की भी। अब क्या होगा कि ये जो सर्कुलर मोशंस में जा रही है तो इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तो ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए ये जो है अर्थ सरफेस की तरफ नीचे नहीं गिरेगी। नीचे नहीं गिरेगी तो मतलब क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी ना तो टेंजेंशियली होगी और ना कंटिन्यूसली फॉल होगी, सी वही वेलोसिटी फॉलो करेगी और उसी ऑर्बिट में फॉलो करती रहे, घूमती रहेगी जिसमें जो है स्पेसक्राफ्ट घूम रहा है। तो इसका फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट है 37, क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं। A body is under the action of the three forces F1, F2 and F3, in which case the body cannot undergo
एंगुलर एक्सीलरेशन। देखिए एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए क्या होता है, हमें चाहिए होता है टॉर्क। क्या चाहिए होता है, टॉर्क चाहिए होता है ना। और ये टॉर्क आता है, ये टॉर्क किसी भी तरीके का हो सकता है, क्लॉकवाइज टॉर्क हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो सकता है। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देते हैं हमारे अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या बोल देते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। अब इसमें क्या है, थ्री फोर्सेस इन विच द बोथ बॉडी कैन नॉट अंडरगोस एंगुलर एक्सीलरेशंस। तो अनबैलेंस्ड फोर्स और या फिर जो है अनबैलेंस्ड का क्या वो मतलब है, या तो उनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो या फिर उनकी डायरेक्शंस डिफरेंट हो, है ना। तो तभी हमें जो है टॉर्क मिलेगा। लेकिन यहाँ पे टॉर्क नहीं दे रहा, मतलब टॉर्क मिल जाएगा तो उसका एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं है तो इट मीन्स क्या है, टॉर्क जो है नहीं है, उस पर टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है। टॉर्क नहीं एक्ट कर रहा है तो ये फोर्सेज हमारे अनबैलेंस्ड नहीं है, मतलब अनबैलेंस्ड है, मतलब कांस्टेंट फोर्सेस है। कैसे हैं, कांस्टेंट फोर्सेस हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स होते मतलब तो क्या हो जाता, हमें टॉर्क मिल जाता। क्लियर। अब 38 क्वेश्चन देखिए। इन अ सिस्टम ऑफ shown in figure m1 and m1 is greater than m2, a system is held at rest by thread bc। देखिए ये रेस्ट में है, रेस्ट में है, और यहाँ कंडीशंस क्या दे रखी है, m1 इज ग्रेटर देन m2। तो रेस्ट में होने का इसमें स्प्रिंग में इस वो आ गया स्प्रिंग फोर्स kx इज इक्वल टू क्या हुआ, m1g हो गया, है ना। और यहाँ से ये kx, तो ये इस वाले में जो है ये भी, इसमें अगर हम टेंशन फाइंड आउट करेंगे तो ये t इज इक्वल टू हमारा kx हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब ये स्प्रिंग बैलेंस्ड है तो यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है इसमें, इसका मास m2g और टेंशन इसमें t2, वो किसके बराबर होगा हमारा, kx के। t2 प्लस m2g इज इक्वल टू kx के। क्लियर। अब जैसे ही हम इसको काट देंगे, क्या कहता है, या बर्न कर देते हैं, इस वाले पोर्शंस को बर्न कर देते हैं, तो T2 तो जीरो हो गया, T2 क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ से kx इक्वल टू हमारा क्या आ गया, m2g, और kx पहले से ही हमारा क्या m1g, तो क्या है, दोनों के ही एक्सीलरेशन जीरो होंगे, तो एक्सीलरेशन ऑफ मैन विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक। क्लियर हुआ, में कोई मोशंस नहीं होगी, या बर्न कर दें या फिर ऐसे ही रहने दें, मगर कंडीशंस क्या है कि ये जो थ्रेड बीसी है शुड बैलेंस्ड, है ना, इन द इनिशियल कंडीशंस। ठीक। तो इस तरीके से ये 38 क्वेश्चंस भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा यह है 39 पर। 39 क्वेश्चंस ये आ गया था। A lift is ascending with a constant speed v, and the a passengers in the lift drop a coin. The accelerations of the coin towards the floor will be। देखिए the lift is ascending with a constant speed v, तो मैं इसको यहीं सॉल्व कर लेता हूँ। कांस्टेंट स्पीड से जा रही है लिफ्ट, असेंड हो रही है मतलब बढ़ रही है आगे, तो ये हमारा लिफ्ट हो गई, और ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, तो मतलब एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट क्या हुआ, dv बाई dt। v तो कांस्टेंट है, जीरो हो गया, है ना, तो कोई एक्सीलरेशन नहीं है। अब इसमें जब ये पर्सन खड़ा हुआ है, वो एक कॉइन गिराता है, तो कॉइन का जो वेट है वही इस पर काम कर रहा होगा, कॉइन का वेट जो है वही काम कर रहा होगा। अब जो पूछा है द कॉइन एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ऑफ द कॉइन क्या होगा, ma, तो ma इज इक्वल टू mg, ये कैंसिल आउट, ये लिफ्ट का था, तो a इज इक्वल टू g, तो एक्सीलरेशन ऑफ द कॉइन क्या होना चाहिए, g ही होगा। क्या होगा, g होगा। ये 39 हो गया। ठीक है। 40 में चलिए। अ फ्रेम, a reference frame attached to the earth with respect to an observer in space। देखिए, a frame reference attached to the earth with reference to observer in space। कैसा ये होगा आपका, inertial frame of reference होगा या फिर non inertial frame of reference होगा।
देखिए मैंने बताया था आपको, जब जो है इनर्शियल फ्रेम, जितने भी हमारे एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, ध्यान रखना, एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ, नोट डाउन कर लीजिए, all type of the accelerated frame of reference and rotating frame of reference are non-inertial frame of reference. Inertial frame of reference, the frame of reference which are at rest or either moving with a constant velocity are inertial frame of reference. इससे पहले वाले क्वेश्चंस में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही थी लिफ्ट, तो लिफ्ट हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी, एक जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ से अटैच्ड है, तो अर्थ से अटैच्ड है तो अर्थ हमारी अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, क्या हो रही है, एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, तो मतलब अर्थ हमारा एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, ये भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इससे अटैच जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो भी हमारा क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अब इसमें जो स्पेस में कोई ऑब्जर्वर उसको देखता है, तो स्पेस में वो ऑब्जर्वर है तो वो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं है ना, तो उसके लिए ये क्या है, कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज द अर्थ इज रोटेटिंग, वो मैंने बता दिया अबाउट इट, जो भी रोटेटिंग और एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो सब हमारे के नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, क्लियर। और दूसरी बात इसमें देखिए, अर्थ को हम जो है कंसीडर कर लेते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अप्लाई द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस, लेकिन एक्चुअल में अर्थ एक हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसको हम जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो एक्सीलरेशन है ना अबाउट इट्स एक्सिस 0.39 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इस वजह से ये बहुत कम है, निग्लेक्सिबल है, इसलिए हम इसको क्या कर लिया जाता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर लेते हैं, अदरवाइज फॉर आवर convenience purpose to apply the Newton's laws of motion, otherwise it is not a inertial frame of reference, है ना, ठीक। नेक्स्ट 41 में क्या है, स्टेशनरी रेलवे प्लेटफॉर्म ऑन अर्थ इज। अब देखिए रेलवे प्लेटफॉर्म ऑन, अभी मैंने आपको बताया था कि अर्थ के केस में पूरा एक लेक्चर दिया है इसके बारे में, कि आप कंसीडर कर सकते हो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी होता है, कंसीडर किया जाता है, लेकिन वो एक्चुअल में अर्थ हमारा एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है ना, उसको मैंने पूरा बता दिया था। तो इसका एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ अर्थ पर कोई रेलवे स्टेशन है तो वो हमारा क्या रहेगा, वो भी रोटेट कर रहा होगा अबाउट इट्स एक्सिस, अबाउट द सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ द अर्थ, तो देयरफॉर वो भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। लेकिन अगर वहाँ पे हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसका भी एक्सीलरेशन कितना आना चाहिए, जो एक्सीलरेशन अर्थ का है 0.39 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसलिए हम उसको इग्नोर कर देंगे और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेंगे। तो यहाँ पे इसका जो है दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, बोथ आर ट्रू, द an inertial frame of reference for an observer on earth and non-inertial frame of reference for an observer on moon, दोनों ही सही हैं। अब देखो यहाँ पे केस भी हो गया, केस क्या हो गया कि अर्थ पर जो ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट में तो उसका एक्सीलरेशन स्टेशनरी रेलवे स्टेशन का, रेलवे प्लेटफॉर्म का, उस पर्सन के रेस्पेक्ट में एक्सीलरेशन अबाउट द एक्सिस ऑफ अर्थ जीरो आ जाएगा ना, तो इसलिए वो उसके लिए ये दोनों ही ऑप्शंस सही हैं। 42 में देखिए, अ रोटेटिंग प्लेटफॉर्म ऑफ स्टेशनरी ऑब्जर्वर आउटसाइड इट, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, 42 का 2 है, 42 का 2 है। मैंने बताया था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन आपने नोट डाउन कर लेनी चाहिए थी, नहीं तो ध्यान रखना, आपको दोबारा से जो है बैक करके देखिए, मिल जाएगा, उसमें नोट कर लीजिए। द एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज फाउंड टू बी नॉन जीरो, तो नॉन जीरो अगर जीरो होता तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और नॉन जीरो किस में हो जाता है, एक्सीलरेशन जो है नॉन जीरो किस में होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज अपोजेस द रिलेटिव मोशंस, अपोजेस का मतलब डिस्ट्रॉयज द रिलेटिव मोशंस बिटवीन द बॉडीज, ठीक।
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, सिंपल डेफिनेशन बेस्ड है। अ गुड lubricant should be highly viscous and non volatile, तीनों दोनों ही सही है इसमें। theoretically which of the following are the best lubricant? Gases are the best lubricant theoretically because they reduces the frictions, है ना, they reduces the frictions। 48 में क्या है, अ ब्लॉक, देखिए इसका पहले से ही जो है ट्राई किया है, ट्राई क्या किया पहले जो है सॉल्व किया है किसी क्लास के लिए। तो a block B rest on A rest on a horizontal surface C which is frictionless। तो देखो इसमें किस तरीके की है, ये horizontal surface हमने क्या मान ली, C मान ली। This is a horizontal surface C। ये क्या है हमारा horizontal surface है C। इस पर क्या है, एक ये C horizontal surface है, इस पर एक ब्लॉक B रखा हुआ है, सॉरी A, और A पर रखा हुआ है B ब्लॉक। अब क्या है कि फ्रिक्शन लेस सरफेस, द फ्रिक्शंस बिटवीन ए एंड बी। तो बी इज पुल्ड, बी को हमने फोर्स एफ लगा के पुल किया, तो बी की मोशंस ए के रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शंस में होगी। तो ये फ्रिक्शन फोर्स है ए और बी के बीच में, उसकी रिलेटिव मोशंस को अपोज करेगा। तो रिलेटिव मोशंस हम ए के रेस्पेक्ट में बी की निकालें तो वो इसी डायरेक्शंस में। तो बी पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इधर लगेगा, है ना, बी पर फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, और ए पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है कि वो इधर लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए बी की तो रिलेटिव मोशंस को अपोज कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, और ए की मोशंस का नॉट, बी की मोशंस का तो अपोज कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, और ए की मोशंस का कर रहा है सपोर्ट, ए को मोशन दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि रिलेटिव मोशंस को तो डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन मोशंस को सपोर्ट भी कर सकता है और अपोज भी कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, बोथ ए एंड बी मूव्स टू द राइट, दोनों ही एक साथ में घूमेंगे। सैंड इज डस्टेड, सैंड इज डस्टेड टू द रेलवे ट्रैक ड्यूरिंग रेनी सीजन्स। रेनी सीजन्स में क्या मड हो जाती है, तो मड होने पर क्या होगा कि जो रेलवे के व्हील, ट्रेन के व्हील हैं और रेलवे ट्रैक है, जो रेल ट्रैक है और रेलवे है, उसके बीच में ल्यूब्रिकेंट आ गया। ल्यूब्रिकेंट आने का मतलब एक है ना, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं मिल पाता, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द व्हील्स ऑफ द ट्रेन एंड द रेलवे ट्रैक डिक्रीजेस। तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर देते हैं, सैंड डालते हैं उस पर, तो ये टू इंक्रीज द फ्रिक्शन फोर्स, which with the increase of temperature frictional force acting between the two surfaces increases, और सॉरी डिक्रीजेस, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्रिक्शनल फोर्स दो सरफेसेस के बीच में क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, the frictional force between the two surfaces decreases, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन is 51. In 51 questions, if we imagine ideally smooth surfaces and if they are kept in contact, the frictional force acting between them is zero. When we define the friction force, if it is an interlocking force between the two surfaces, suppose the surface are in such a way, the rough surfaces are there in such a way, another surface is having great frictional force. If the surfaces are completely smooth, then there is no interlocking force between them. Frictional force is nothing, that is the interlocking forces between the two surfaces that arises because of the interaction forces between the molecules or irregularity of the surface, है ना। Here the irregularity of the surface, both surfaces are smooth, therefore the irregularity of the surface is zero, the frictional force is zero. If a man is walking, directions of friction opposite to the directions of motion, clear,
Aeroplanes are streamlined to reduce the fluid frictions. Fluid frictions mean flew aeroplane flies in the air, or air is a particular type of the fluid, and when the aeroplane flies in the air, then air will reduce exert the frictions on the planes, and therefore limiting friction force between the two surfaces does not depends on area of contact. एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट मीन्स वॉल्यूम में है, और एरिया वाला कंसेप्ट कोई यहाँ पे है ही नहीं, तो वॉल्यूम पर डिपेंड हो गया, है ना. while walking on ice one should take some small steps to avoid the slipping. This is because of the smaller steps ensures higher friction, larger frictions, and larger normal reactions. So answer of this questions, both 1 and 3, both are correct. Why? The frictional force is mu naught times the, what is frictional force? Fr is equal to mu naught times the normal reactions. Higher the normal reactions, higher will be the frictional force. The both options 1 and 3 both are correct. In order to stop a car in shortest distance on horizontal road, one should apply the brakes and hard enough to just prevent the slipping. If the second option is correct in this case of this question, answer of this question is 2. Next question is question number 57. See, a body rests on rough horizontal plane. A force is applied on the body directed towards the plane at angle theta. Here you can, theta should be there with the vertical. The body can be moved along the plane if theta is greater than the angle of frictions. If theta is greater than the angle of frictions. Clear? In 58, question number 58, or lift is moving down with an acceleration equal to the acceleration due to gravity. Suppose I consider a lift here. This is a lift in such a way, and the block is kept on this lift, or body is kept on this lift. This is a body which is kept on this lift. Clear? The lift, the weight of body or gravitational pull will act downward in such a way, mg, and the moving down with an acceleration equal to acceleration due to gravity. This lift is accelerating with this acceleration. The mass of body is this, a body of mass capital M is this is capital M. Clear? So this lift will also experience a pseudo force in upward direction, that is equal to mg, mass of body and accelerations of the lift. Now the normal reactions between this surface of the body and the lift. Normal reactions between the surface of body and the lift. That is the normal reaction. It is N. N will be divided by this. This is equal to mg minus mg. That is equal to 0. The normal reactions is 0, and another thing is there on the floor. If the coefficient of frictions between lift and coefficient of friction is given, that is mu,
then the frictional resistance offered by the body. The frictional resistance is given by this resistance Fr is equal to mu n. N here becomes 0 in this case. The frictional resistance is 0. So no frictional resistance is there in this case. So F frictional resistance becomes 0. So option 3 is correct of this question. Clear? 58 is finished. Now 59. A body is struck to the front part of a truck. The coefficient of frictions between the body and the truck is mu, the minimum accelerations with which the truck should travel so that the body does not fall down. If we consider this is our truck, this is the truck, and these are the wheels of the truck. A body, it is a body which is struck with the front part of the truck and body. Here body is having some mass of the body is given. We consider the mass of body is m. The weight of the body will act along this direction, mg, and a frictional force between the front part of the trucks and the body or between the contact surfaces is will along these directions, will along upward directions, and the normal reactions between the surface of truck and the body will this directions. Since the truck is accelerating with an acceleration a, truck is moving, suppose a, so this body is also having acceleration a. So with this case, because of this, the normal reactions between the front part of the trucks and the body becomes n is equal to ma. N is equal to ma, and we know the frictional force is equal to mu naught times normal reactions, that is mu naught mg. The body remains stationary. The vertical forces, net vertical forces acting on the body will zero, but the frictional force between the surface, this force and this force is 0. It means Fr minus mg is equal to 0. It means Fr is equal to mg. From this equation and this equation, I will get that is the ma, not mg. So mu ma is equal to mg. M will be cancelled out. M a is equal to g by mu. Maximum accelerations of the truck should be g by mu. Third option is correct of these questions. When a bicycle is in motion, the force on friction exerted by the ground on the two wheels of in such that it acts in the backward directions on the front wheel and in forward directions on the rear wheel. When cycle is moving on the road, the front wheel moves in such a way, that is clockwise directions, whereas rear view moves in such a way, clockwise directions. This is the surface of Earth. So to frictional force opposes the relative motions. So relative frictional force will act along these directions in case of the backward wheel. In case of backward wheel. And in case of front wheel, it will act along this direction, or in case of front wheel, rear wheel, it will act in these directions to oppose the relative motions. The option 1 is correct of this question. Understand again it.
when a cycle is moving on a road, the front wheel moves in such a way. To oppose that relative motions, suppose this is the contact surf road and the contact point of the wheel. The wheel is having motions along this directions, front wheel. The frictional force will act along this directions to oppose the relative motions. This is the backward directions. Here, this is the rear wheel. Rear wheel will move in these directions, मतलब clockwise directions. This is the contact force. The rear contact point on the road is this. The directions of motions of the rear wheel is along this directions. Therefore, the frictional force will act along this directions. So we can say the frictional force on the rear wheel will act in forward directions and in front wheel in backward directions. So this is the conditions in option 1. Clear? So option 1 is correct. A body of mass m is applying a horizontal force on a slide force to slide a box of mass m on a rough horizontal surface. The coefficient of frictions between the shoe of the boy and the floor is mu, and that between the box and the floor is mu1. In which of the following case is it certainly not possible to slide the box? In which case it is not certainly possible to slide the box. This is the case. Mass of the boy, if the mass of boy will less than the mass of the body, and the frictional force between the shoes of the boy and the road is less than the frictional force between the surface of body and the surface. So this is the conditions. When a person walks on a rough surface, the frictional force exerted by the surface, clear, keep him moving forward. 62 is also one. Next question, the maximum speed for a car, the V equal to mu mu k gr. Well-known formula of NCERT, and we will drive it also. The angle which the rough inclined plane makes with the horizontal when the body placed on it just starts sliding down is called angle of response, angle of repose or response angle of repose. Clear? Next question is, when a 65 is this, a body of mass m is placed on a rough inclined plane plane of inclination, the coefficient of frictions is mu. Of force this is applied in forward directions, the acceleration. Now I will see the solutions of this question. 65, this is an inclined surface, this is horizontal surface, and it is an inclined surface. Clear? The angle between the horizontal surface and inclined surface is theta. Here the body is lying in such a way. Now the gravitational pull or gravitational force will act always towards the center of earth. Will act always towards the center of earth. In such a way the gravitational pull will act in such a way. Clear? This is the mg. And the component of this force perpendicular to the inclined plane, this angle will also theta, mg cos theta, and along the horizontal plane, the inclined plane, mg sin theta. This component of the weight or a gravitational pull will provide the normal reactions, and when a force is applied on that object, the frictional force will also act along this direction. As we know, the frictional force is given as F R is equal to mu n, and mu becomes mg cos theta.
N becomes mg cos theta, because there is no motions in vertical directions, vertical to the inclined plane. Here mu r becomes mu fr becomes frictional force becomes mu mg cos theta. This force is applied on the block. The block will start to move with an acceleration a, at m is the mass of block. Then the equation of motion ma is equal to becomes f minus mg sin theta minus fr. Or what is f? F is this. F is this. This is the force, applied force. Here ma becomes mg sin theta minus plus mu k mg cos theta minus mg sin theta, or this minus mu k mg cos theta. This will be cancel out this will be cancel out this. M is equal to 0, it means A is equal to 0. So what is the case? The accelerations of the body is 0, 4. It is easier to pull a lawn roller than to push it, because in this case here, suppose this is a roller. If you are applying pushing it, then you will be increasing the frictional force. In such a way you are pushing it, so you will be increasing the frictional force. This angle will also theta. This is applied force along this f cos theta, or here f sin theta, and mg will also act along this directions, and normal reactions will along this direction. The frictional force becomes mu n, or n will be provided by the frictional force becomes mu n becomes mg plus f sin theta. If we push the roller, then the V increases its frictional force. But in case of pulling, V reduces the frictional force. This is roller, suppose, and if we are pulling by applying force F in such a way, then this is theta. Here F cos theta driving force, and vertical F sin theta, and mg will along this directions. Normal reactions will along this directions. This case frictional force Fr is equal to mu and this mg minus f sin theta. So this is the case of pushing, or this is the case of pulling. So in case of pulling, if we pull the roller, then we reduces the frictional force between the surfaces. Therefore, it is easy. And if we push it, then we increases the frictional force between the surface of the rollers and the earth surface. It means it is difficult to pull or push it. So here we can find out the options. Involves light frictions, involve dry frictions, increases the effective weight, decreases the effect. It is easier to pull. Yes. Decreases the normal, not increases the effective weight, not decreases the normal reactions. Yes, decreases the normal reactions. 66 is 4. 66 is 4. Normal reactions has been decreases in case of pulling. A block of mass m and the surface area A just begins to slide down on an inclined plane when the angle of inclination is py 5 or theta y 5, whatever is this, keeping the mass of the block same. If the surface area is doubled, clear, the inclination of the plane at which the block starts sliding. Here the same should be there, because the frictional force does not depends on the area of contacts. The frictional force does not depends on the area of contacts. It remains same. 67 1. A block acts capped
on an inclined surface just being two slides. If the inclination is theta 1, the block is replaced by another block by, and it is found that it just began to slides if the inclination is theta 2. Theta 2 is greater than theta 1. Mass of x. Listen, the frictional force which prevents the sliding or supports the sliding depends on the angle of inclinations, no doubt. Another thing is it also depends on the nature of the contact surfaces. The nature of contact surfaces. So in this case, the answers of this question should be all the three are possible. Means mass of x may equal to mass of by, mass of x may less than the mass of by, mass of x may greater than the mass of by, because the frictional force is not only depending the angle theta on masses, but also it is depending on the nature of contact surface. Next question is, a particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of particle. The motions of particle takes place in the plane. It follows a particle is acted. Okay, the particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the directions. It means the direction perpendicular. This is the case of the uniform circular motion or a circular motion. In the case of uniform circular motions, speed of the particle, if speed of the particle remains constant, particle क्या होती है, कांस्टेंट होती है. तो है इसमें कई ऑप्शन, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट. 4 is correct. The directions of angular accelerations of a body moving in a circle in the plane of the paper is either inward or outward. It is determined with the help of the right hand thumb rule, or right hand palm rule. And if the object is moving in such a way, clockwise directions, the directions of inward, if it is anti-clockwise, then it is outward. Suppose a disc is rotating counterclockwise, and counterclockwise means anti-clockwise, the plane of paper. The angular velocity will be outward perpendicular to the plane and outward होगी. अभी बताया था clockwise में inward और anti-clockwise में outward. The angular velocity will be perpendicular to the plane pointing inward. Note, the angular velocity will be perpendicular to the plane pointing outward. First is correct. Second, 72. This is the last question. A particle of mass moves in a uniform circular path of radius r with a constant speed v. Then the centripetal of v square by r. All of you know about that one. All the questions have been discussed. Thank you.